दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, जिसके कारण अंडा के साथ साथ चिकन मटन की बिक्री में भी तेजी देखने को मिल रही है। इन शहरों में चिकन मटन की बिक्री खूब हो रही है, वहीं जगह जगह पर अंडे के स्टॉल भी खुल गए हैं। चिकन मटन और अंडा बेचने वाले दुकानदार बताते हैं कि ठंड के मौसम में अक्सर इसकी बिक्री बढ़ती है, खासकर अंडों की मांग सबसे ज्यादा होती है। आम दिनों के मुकाबले ठंडे के मौसम में अंडा की मांग 3 गुना बढ़ जाता है, जिससे इसके दामों में भी इजाफा देखने को मिलती है। आपको बता दें कि बिहार के लोग ठंडे के सीजन में खुद को गर्म रखने के लिए चिकन मटन और अंडा खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण इसकी बिक्री बढ़ जाती है। बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, पटना सहित पूरे बिहार में इसकी मांग बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुखिया सरपंच के अधिकार में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सरपंच को इस साल से ज्यादा ताकत दिया जा रहा है, जहां विभाग ने दोनों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। जहां खबर के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। विभाग ने जीत करके आए जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द शपथ कराने का आदेश दिए हैं। शपथ ग्रहण के बाद इन जनप्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारियां लेनी होगी और पंचायत को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने होंगे। पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों के मुखिया को नई जिम्मेदारियां दी है। इसके तहत मुखिया को अब अपने कार्य क्षेत्र में एक साल में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली भी इनके जिम्मे होगी और ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने तथा इनके प्रस्ताव को लागू करने का अधिकार भी इनके पास होगा। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता कराने के साथ ही ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां सरपंच के पास होगी। साथ ही साथ गांव की सड़कें की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करना, गांव में दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रख रखाव करने की जिम्मेदारी भी सरपंच के पास ही होगी। दोस्तों बात करते हैं कि साल का आखिरी महीना चल रहा है, जब कुछ दिनों बाद नया साल 2022 शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बड़े नियम भी बदल जाएंगे। इसी क्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक लिमिट से कैश निकालने और फिर डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। आपको बता दूं कि ये नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आपको बता दूं कि IPPB में 3 तरह के सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं। इन बैंक में कई तरह की अन्य सेवाएं मुहैया कराई जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री है, लेकिन इसके बाद हर निकासी पर ग्राहकों को कम से कम 25 रुपये देने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि लंबे अरसे से बन रहे बिहार के मुंगेर नदी के ऊपर शानदार ब्रिज का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और इसका उद्घाटन 25 दिसंबर को किया जा सकता है, जिसके बाद कई जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गंगा नदी पर बन रहे रेल सड़क पुल की अप्रोच पथ निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इससे मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल का उद्घाटन करेंगे, वहीं वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। अभी फिलहाल बिहार के मुंगेर में मुंगेर ब्रिज का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 25 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं इस अप्रोच पथ के बनने से बिहार के मुंगेर से खगड़िया, कोसी, सीमांचल और उत्तर बिहार की दूरी कम हो जाएगी। जहां अभी फिलहाल मुंगेर से उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और खगड़िया की दूरी बहुत ज्यादा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन जिलों में जाने के लिए भागलपुर या फिर हाथीदह जाना पड़ता था और 25 दिसंबर से ये झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि भले ही भारत कृषि प्रधान देश कहलाता हो, लेकिन मौजूदा समय में किसानों की स्थिति बदतर है। किसानों तक तकनीक की पहुंच न होना भी इसका मुख्य कारण है, जिसके चलते उत्पादन भी प्रभावित होता है। यह सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को बाजार तक पहुंचाने एवं उन्हें ताज़ा रखने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। किसान सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए या उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं तथा सब्जियाँ भी नुकसान हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार के एक
स्टार्टअप कंपनी ने किसानों के लिए खास फ्रिज तैयार किया है। जिस सुविधा के लिहाज से किसानों के लिए ये फ्रिज वरदान साबित होगा। जब किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियों को कई दिनों तक ताज़ा बनाए रखने के लिए ये फ्रिज सक्षम है। फ्रिज को चालू रखने में बिजली या फिर किसी अन्य ऊर्जा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब फ्रिज को तैयार किया है निक्की कुमार झा ने। जब निक्की कुमार झा बिहार के भागलपुर जिले के नया टोला धुतेला गांव से आते हैं। जहां उनके इलाके में पर्याप्त भंडारण की सुविधा और बिजली न होने के चलते किसानों की उपज का लगभग 1/3 हिस्सा फसल बर्बाद हो जाता था। इन्हीं समस्या को देखते हुए 25 साल के निक्की ने अपनी बहन रसीम झा के साथ 2019 में भागलपुर के एग्री क्रिकेट स्टार्टअप शब्द कृषि को लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। स्टार्टअप का पहला प्रोडक्ट सब्जी कोठी है, जो एक कम लागत वाला स्टोरेज स्पेस है। इसका इस्तेमाल सब्जियों आदि फसलों को 3 दिनों से 30 दिनों तक ताज़ा रखने के लिए किया जा सकता है। यह तंबू की तरह सब्जी कोठी की बनावट है। इसे 3 वेरिएंट में बनाया गया है। 2 क्विंटल क्षमता वाली डिवाइस की प्राइस 10,000 रुपये है। 5 क्विंटल क्षमता वाली डिवाइस 20,000 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसका तीसरा वेरिएंट 10 क्विंटल क्षमता वाला है, जिसकी कीमत 40,000 रुपये है। निक्की कुमार झा बताते हैं कि बिजली के दृष्टिकोण से इसमें 100 गुना बचत होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जनता दरबार के तहत आम लोगों की समस्या सुना। लोग एक से बढ़कर एक समस्या लेकर आ रहे हैं, जिसे सुनकर सीएम नीतीश कुमार के भी होश उड़ गए हैं। अपनी शिकायत लेकर आए एक युवक ने तो यहां तक कह दिया है कि अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कमीशन जाता है। वहीं मधुबनी से आए एक युवक ने तो बिहार में दूसरे चारा घोटाले की भी बात कह दी है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए युवक ने कहा है कि RTPS काउंटर में कार्यरत हरे राम सिंह के द्वारा बिना पैसे का किसी का काम नहीं किया जाता है। इसको लेकर शिकायत भी की गई है, जांच की गई तो फिर MO की ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उसने जब कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में आवेदन किया है तो इस पर उससे यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री तक भी जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री तक भी कमीशन जाता है। यह सुनकर सीएम नीतीश कुमार भी सन्न रह गए, चौंक गए। योग की समस्या सुनने के बाद नीतीश कुमार ने मामले को खाद्य उपभोक्ता के पास भेज दिया। वहीं एक दूसरे केस में बिहार के मधुबनी से आए युवक ने चारा घोटाले की भी बात कह दी है, दूसरे चारा घोटाले की बात कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अजीबोगरीब फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें रेलवे के इंजीनियर ने पूरा का पूरा इंजन ही कचरे के भाव में बेच दिया है। यह मामला एक महिला सिपाही की शिकायत के बाद प्रकाश में आया है। इसके बाद मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल ये मामला बिहार के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन परिसर में खड़ी छोटी लाइन के वाष्प इंजन को कचरे के भाव में बेचने का है, यानी कि रेलवे इंजन को कचरे के भाव में बेचने का है। इस मामले में आरोप लगा है कि समस्तीपुर लोको डीजल सेट के इंजीनियर राजीव रंजन झा ने DME का फर्जी कार्यालय आदेश दिखा करके पुराना रेलवे इंजन को स्क्रैप के भाव में बेच दिया है। इस गड़बड़ी का कुल्लू पिछले सप्ताह 14 दिसंबर को उस समय मिला जब समस्तीपुर डीजल सेट के इंजीनियर राजीव रंजन झा हेल्पर सुशील यादव के साथ पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास वर्षों से खड़ी पुराने रेलवे इंजन को गैस कटर से कटवाते हुए मिले। दोस्तों, बात करते हैं कि 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के सभी सरकारी कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर और MBBS के इंटर्न सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में पटना के PMCH, दरभंगा के DMCH, मुजफ्फरपुर के SKMCH समेत बिहार के 9 बड़े सरकारी अस्पतालों पर इसका असर पड़ सकता है। जब 5 सूत्री मांगों को लेकर OPD के साथ साथ इमरजेंसी और सर्जरी में भी योगदान नहीं देने का निर्णय लिया है। जूनियर डॉक्टर के इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका काफी असर पड़ेगा। सोमवार की सुबह जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने पटना के PMCH कैंपस में पहुंचकर धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जब बिहार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन कुमार सुमन ने बताया है कि जब तक 5 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाता है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। जब कुंदन कुमार झा ने बताया है कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की मांगों में सबसे प्रमुख मांग कोरोना प्रोत्साहन राशि का नहीं दिया जाना है। साथ ही MBBS डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं की जा रही है, जिसे डॉक्टर में आक्रोश है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में साइबर क्राइम का मामला फिर से सामने आया है, जहां सरकारी राशन का पैसा भेजने के नाम पर ठगों ने 1,27,519 रुपये उड़ा लिए हैं। आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से साइबर अपराधियों का नया ठिकाना
पटना जिला बनता जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड कॉल के साथ ही झांसा देख खाते से पैसे चुरा रहे हैं। यह दरअसल एक दिन पहले लास्ट ट्रांजैक्शन की जानकारी लेकर अकाउंट खाली करने की तरकीब सामने आई थी, लेकिन अब राशन कार्ड और राशन कार्ड का पैसा भेजने के नाम पर साइबर ठग ने युवक के मोबाइल पर लिंक भेजकर उसके खाते से पैसा यानी कि 1.25 लाख रुपए उड़ा लिए। युवक अमितेश ठाकुर ने इस मामले को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराया है। यह शाहपुर थाना के मुबारकपुर इलाके के रहने वाले अमितेश की माने तो पिछले 15 दिसंबर को उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आया था, जहां उसने अकाउंट नंबर मांगा, फिर उसे एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजा। जब पीड़ित ने उसके कहने पर इस ऐप को डाउनलोड किया, तभी सातिर का दोबारा फोन आया और कहा है कि अपना पासपोर्ट बता दीजिए। पासपोर्ट बताते ही पीड़ित के खाते से तत्काल 2000 रुपए कट गए। जब पीड़ित ने फिर सातिर को फोन करके बताया है कि उसके अकाउंट से पैसे की निकासी हो रही है, तब सातिर ने उसे बताया है कि ये नेटवर्क की परेशानी है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपका पैसा आपके खाते में चला जाएगा। लेकिन इधर सातिर ने एक एक करके उसके खाते से कई किस्त में 1,27,519 रुपए की निकासी कर ली है। तो अगर आपको भी ऐसे सातिर अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है तो फिर आप सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की सरकार की योजना का विरोध करते हुए इस संबंध में लोकसभा में नोटिस दिया है, जहां ओवैसी ने इसे प्राइवेसी के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने नोटिस में कहा गया है कि ये सदन व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस बिल में आधार को आवश्यक कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित रखा है। ओवैसी ने अपने नोटिस में पुट्टास्वामी वर्जेंस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का भी हवाला दिया है। उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा और प्राइवेसी को इस प्रक्रिया से नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने चुनाव से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की योजना है। यह सूत्रों के मुताबिक आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का फैसला स्वैच्छिक होगा, यानी कि अपने इच्छा से होगा। हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर ही यह फैसला किया है। आयोग का मत है कि आधार को वोटर आईडी से जोड़ने से चुनाव में धांधली रोकी जा सकती है। चुनाव आयोग की मांग है कि नए वोटर आईडी के सप्लाई करने वाले व्यक्ति के लिए आधार की जानकारी अनिवार्य कर देना चाहिए। आयोग का मत है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं होने पर काफी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हर दिन नए नारे आ रहे हैं, एजेंडा बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। हिंदुत्व की बहस छिड़ी हुई है। जिन्ना के बाद अब महात्मा गांधी की भी चुनावी बयानबाजी में एंट्री हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत की थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महात्मा गांधी को याद करने लगे हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर की महंगाई रैली से हाल ही में एक बड़ी लकीर खींची थी। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क बताते हुए बीजेपी को घेरा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू लोग हैं मगर हिंदुत्ववादी लोग नहीं हैं। राहुल गांधी ने खुद को तो हिंदू बताया ही था, साथ ही ये भी समझाया था कि कौन लोग हिंदू है और कौन लोग हिंदुत्ववादी है। राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि गॉड से हिंदुत्ववादी थे। हिंदू सत्य को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह है, पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी माई एक्सपीरियंस विद दूत, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोलियां मारी। इस तरीके से राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाया था। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता है और 2014 से जो पार्टी सत्ता में आई है वह हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी है, लिहाजा इन्हें सत्ता से बाहर करना है। इस तरह राहुल गांधी ने इस नारे को चुनावी एजेंडे भी बना दिया है। राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह नारा भले ही जयपुर की यानी कि राजस्थान की जयपुर की रैली में दिया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इसके सहारे बीजेपी के खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया है। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव में भी इसे कांग्रेस हथियार बना रही है। राहुल गांधी जब अमेठी की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने अपना फोकस इसी बात पर कहा। राहुल गांधी ने अमेठी की धरती से नारा दिया कि जो सच्चाई के लिए लड़े हुए हिंदू और जो नफरत फैलाए हुए हिंदुत्ववादी। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुंगेर के लोग आने वाले दिनों में गंगा की स्वच्छ हवाओं के बीच सुबह शाम सैर कर सकेंगे। यह भाग दौड़ में व्यस्त जीवन के बीच इन जगहों पर जाकर के लोग सुकून के 2 पल बिताएंगे। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे नमामि गंगे योजना से शहरी क्षेत्र के बाड़े गंगा घाटों पर मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह रिवर फ्रंट का निर्माण होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि जहां बिहार सहित पूरे देश में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, वहीं इसी बीच अब बिहार में बिहार सरकार बम्पर बहाली लेकर बड़ा अपडेट लेकर सामने आई है, जिसके बाद बिहार में बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत कम जरूर होगी। आपको ये भी बता दूं कि 1,25,000 बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। जानकारी के अनुसार बिहार बीपीएससी के जरिए बहाली जनवरी से शुरू होगी। जब बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक भर्ती के संबंध में जल्द ही ऑफिशियल अधिसूचना जारी करके ये जानकारी शेयर की जा सकती है। इस भर्ती में हेड और प्रिंसिपल के पदों पर भी नियुक्तियां करने की संभावना जताई जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के बाद पूरी की जाएगी, जिसके तहत 45,000 के करीब सरकारी अध्यापक भरे जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आज देश भर का हर किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार किसान परिवारों को जल्द 2,000 रुपए का तोहफा दे सकती है। यह योजना के तहत अब तक 9 किस्तें दी जा चुकी है। जब पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त को लेकर अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा था कि 15-16 दिसंबर को किसानों के खाते में किस्त के पैसे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कयास लगाया जा रहा है कि किसानों को 4-5 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है। जब पिछले साल की तरह शायद इस बार भी पीएम किसान की 10वीं किस्त 25 दिसंबर को जारी किए जाए। किसान खेती में कहीं गेहूं की बुआई तो कहीं सिंचाई कर रहे हैं, कहीं पौधों को खाद की जरूरत होती है तो कहीं गन्ने की छिलाई बाकी है। इस बीच देश का हर किसान 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि किस्त कहीं लटक गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अभी तक 10वीं किस्त को लेकर कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि साल 2020 में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में पैसे भेजे थे। उस दिन पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस राशि से लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभ हुआ था। ये धनराशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उनकी आर्थिक सहायता और खेती में उनके मदद के लिए हर साल देती है। सरकार की ओर से किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये धनराशि किसानों के खाते में यानी कि बैंक खाते में 2,000 रुपए करके 3 बार ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन मिला है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव द्वारा जनवरी में शुरू होने वाली बेरोजगारी हटाओ यात्रा का समर्थन कर दिया है। जीतन राम मांझी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या है। तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की यात्रा निकाले जाने को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि वे प्रतिपक्ष के नेता हैं और अगर वे बेहतर समझते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है तो फिर उन्हें इस बात का हक है कि वे इस तरह की यात्रा पर निकले। जीतन राम मांझी की माने तो शराबबंदी कानून को लेकर सीएम जैसे समाज सुधार अभियान पर निकल रहे हैं तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीतन राम मांझी ने माना है कि बिहार में बेरोजगारी एक अहम समस्या है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि केवल बिहार की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। जीतन राम मांझी द्वारा तेजस्वी यादव को अपने बयानों के माध्यम से दिए गए समर्थन में आरजेडी के नेता इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे लगे हैं। जब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए में घुटन महसूस कर रहे हैं और वे तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि वे तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीच सड़क पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि एक छात्र जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गया। यह घटना रविवार को बिहेटा दनियावा सड़मेरा एसएच पर मखदुमपुर गांव के पास हुआ है। जहां गांव के पास एक प्राथमिक विद्यालय के सामने बाइक पर सवार 3 छात्र अलग अलग पोज में सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 छात्र आनंद और विशाल की जान चली गई, जबकि एक अन्य छात्र सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। जब बात करें बिहार की तो फिर यहां भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही पछुआ हवा ने ये कनकनी लाई है। जब सर्द पछुआ हवा ने पूरे बिहार को कपा दिया है। 24 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। आगामी 24 घंटे में रात का तापमान और नीचे जाने का अनुमान है। जहाँ रविवार को गया राज्य का यानी कि बिहार का सबसे ठंडा शहर रहा, जहाँ गया का न्यूनतम तापमान 5.3
डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पटना में इस सीजन की सबसे अधिक ठंड रही, जहां पटना का न्यूनतम तापमान गिरकर 7.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गया, पटना और मुजफ्फरपुर के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। गया, सिवान, नवादा और औरंगाबाद में पारा 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गन्ना की खेती करने वाले किसानों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के सभी गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है, जहां साथ ही साथ गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जहां खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन की सहमति से सरकार ने 2021-22 के पेराई सत्र में सभी जिलों के किसानों के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है। आपको बता दूं कि बिहार में गन्ना के उत्तम प्रभेद का मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सामान्य प्रभेद के गन्ना का मूल्य 295 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी गन्ना किसान काफी लंबे समय से गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे, जिसे बिहार सरकार ने भी स्वीकृति कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में राजस्व का सबसे बड़ा जरिया बन चुके बालू खनन को लेकर बिहार सरकार नई तैयारी कर रही है। बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग की माने तो जल्द ही बिहार के 29 जिलों में बालू खनन का काम शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जब विभाग की माने तो बिहार में पहले भी 29 जिलों में बालू खनन का काम होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई जिलों में बालू खनन का काम बंद कर दिया गया था। अभी सिर्फ 16 जिले ऐसे हैं जहां बालू खनन का काम किया जाता है, जबकि 13 जिलों में खनन का काम बंद है। अब इन 13 जिलों में भी बालू खनन का काम शुरू करने की तैयारी शुरू की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड से अगले साल मैट्रिक परीक्षा देने की तैयारी में जुटे 25 स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य फंसता दिख रहा है। अगर इन स्कूलों में अपनी गलती एक दिनों के अंदर ही नहीं सुधारी तो फिर यहां पढ़ने वाले छात्र छात्रा मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। जब बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अब बहुत अधिक वक्त नहीं बचे हैं, जहाँ बोर्ड ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इन 25 स्कूलों के बच्चों को प्रवेश पत्र जारी किए जाने में तकनीकी बाधा खड़ी हो गई है। जब बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए इसको लेकर जानकारी दे दी है। बोर्ड का कहना है कि मैट्रिक परीक्षा में केवल वही छात्र छात्रा शामिल होने के लिए पात्र होंगे जो अपने स्कूल के स्तर पर सेटअप परीक्षा पास कर चुके हैं। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक पटना जिले में 8, कैमूर में 4, गया में 6, औरंगाबाद में 3 और भोजपुर, नालंदा, रोहतास, बक्सर जिलों में एक स्कूल ने अभी तक सेटअप परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का विवरण ही बोर्ड को नहीं उपलब्ध कराया है। जब बोर्ड ने कहा है कि ये सभी स्कूल हर हाल में 22 दिसंबर से पहले सेटअप परीक्षा का रिजल्ट उपलब्ध करा दें, इसके बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी किया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार की दिशा और दशा को तय करेगा। जन अधिकार पार्टी अपने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन या फिर विलय करेगी। इसका फैसला पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल करके करेंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि हमारे लिए कार्यकर्ता और विचारधारा महत्वपूर्ण है। पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी में देश संभालने की क्षमता की बात कही है। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जन अधिकार पार्टी परिवार के सभी कार्यकर्ता बिहार में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बिहार में चल रहे हर एक संघर्षों में अग्रिम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। देश के हालात अच्छे नहीं है। किसान से लेकर नौजवान तक सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा और संघ यानी कि आरएसएस के लोग देशवासियों को जाति और धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि इस परिस्थिति में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। राहुल गांधी में सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने की क्षमता है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में एक मजबूत विपक्ष तैयार हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत बिहार के जिलों में जाएंगे और शराबबंदी समेत कई अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 22 दिसंबर को पंचायत से शुरू होने वाले ये यात्रा जनवरी में पटना आकर संपन्न होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर जीविका दीदियों को बनाया गया है। बिहार में करीब जीविका दीदियों की संख्या करीब 1.25 करोड़ से अधिक है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा में जीविका दीदियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जहां अपने यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जीविका दीदियों से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिले में शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह समेत कई और महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। इन कामों में जीविका दीदियों के बड़े नेटवर्क का लाभ मिल सकता है। जहां नीतीश सरकार में समाज सुधार से जुड़ी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने में जीविका दीदियों के बड़े नेटवर्क की भूमिका बेहद कारगर साबित हो सकती है। ग्रामीण विकास विभाग ने शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन, लोहिया स्वच्छ अभियान को लेकर जीविका दीदियों को सक्रिय किया है और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में किसी भी जिले या फिर शहर में जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप सोच समझ करके और फिर पूरी तरीके से पड़ताल के साथ खरीदें, वरना आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यह प्रबंधन किया है कि किसी भी तरह के सरकारी जमीन को खरीदना और बेचना गैर कानूनी होगा। वहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 1 साल तक की जेल भी हो सकता है, या साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में अगर कोई जमीन सरकार के किसी संबंधित विभाग की है तो फिर ऐसी जमीन को भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इसे खरीदना और बेचना दोनों गैर कानूनी है। बिहार में कई जमीन ब्रोकर गैर मजरूआ जमीन को अपना बता करके बेच रहे हैं, इसलिए आप ऐसे जमीन को खरीदने से बचें। जहां अगर कोई जमीन किसी मंदिर या फिर मठ की है तो फिर इस तरह की जमीन को भी भूल कर ना खरीदें, क्योंकि सरकार ऐसी जमीन की खरीद बिक्री को रोकने के लिए कानून बना रही है। या किसी जमीन पर लोन लिया गया है या फिर कोर्ट में मुकदमा लंबित है या फिर जमीन विवादित है तो फिर ऐसे जमीन को भी ना खरीदें, ना बेचें। या अगर जमीन केशर हिंद की है या खास महल की है या फिर किसी सरकारी संस्थान की है तो फिर आप इसे भी भूल कर भी ना बेचें, नहीं तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि साल के अंत में बिहार वापस आने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। साल के अंत में छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी बुकिंग से घरेलू उड़ानों का किराया 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जहां खासकर दिल्ली और मुंबई रूट पर 16 जनवरी तक विमान किराए में 2 गुनी और 1.5 गुनी की बढ़ोतरी हो गई है। इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं कि इस समय विदेशी लोग देश आ रहे हैं। इसके अलावा सर्दियों में पहले की तुलना में विमानों की संख्या कम है। इसके अलावा किराया सर्च करने की डिमांड की वजह से भी विमान किराए में देखी जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल मच गया है। जब विरोधी और सहयोगी दोनों ही दलों के नेता उनके बयान से हैरान है और नसीहत दे रहे हैं। या कोई उनकी उम्र का हवाले दे रहे हैं तो फिर कोई आरएसएस के साथ जाने का असर बता रहा है। इस बीच सीवान जिले के बड़बोले नेता और पूर्व विधान पार्षद ने जीतन राम मांझी को सीधे सीधे धमका दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी अपने बयान के लिए बिना अगर मगर से माफी मांग ले, वरना अंजाम बुरा हो जाएगा। जीतन राम मांझी के खिलाफ ऐसे बयान देने वाले नेता पहले तो भाजपा के खेमे में थे, लेकिन आजकल लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी हो गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 21 दिसंबर को प्रमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि वाल्मीकि नगर को अलग जिला का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि पहले से ही बगहा को पुलिस जिला बनाया गया था, लेकिन अब इसे पूर्ण जिला की पहचान मिल जाएगा। इसको लेकर बिहार कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार बिहार के लोगों को तोहफा दे सकते हैं। खबर के अनुसार वर्तमान समय में बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन बहुत जल्द इसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक पटना में नहीं बल्कि वाल्मीकि नगर के जंगलों में आयोजित की जाएगी, जहां से नए जिले का ऐलान किया जाएगा। दरअसल बिहार में समय समय पर कई शहरों को जिले बनाने की मांग वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा होती रही है, लेकिन बहुत जल्द वाल्मीकि नगर को इसका लाभ मिल सकता है। जहां कैबिनेट की बैठक में सभी सहयोगियों के साथ मिलकर इस पर फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जहां आईपीएल आने के बाद युवाओं का क्रेज क्रिकेट की ओर बढ़ रहा है। जहां ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2022 में बिहार की कई खिलाड़ी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। खबर के अनुसार 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में क्रिकेट देखने वालों की संख्या तो अधिक है, लेकिन बड़े स्तर पर क्रिकेट खेलने वाले युवाओं की संख्या कम है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में खेल के प्रति जागरूकता की कमी। आपको बता दें कि बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक है, लेकिन
लेकिन इस राज्य में एक भी ऐसे स्टेडियम नहीं है जहां बड़े स्तर पर क्रिकेट का आयोजन किया जा सके, क्रिकेट खेल का आयोजन किया जा सके। लेकिन फिर भी बिहार के कई युवा अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। यह IPL 2022 में ईशान किशन धूम मचा सकते हैं। आपको बता दूं कि ईशान किशन मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला है, लेकिन बतौर क्रिकेट वो रणजी झारखंड की तरफ से खेलते हैं, लेकिन उनके माता पिता पटना में ही रहते हैं। तो आपको बता दूं कि अनुकूल राय बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। IPL 2022 में वे भी धूम मचा सकते हैं, जहां 2021 में ये मुंबई इंडियंस में शामिल थे। अब बात करते हैं हर्ष विक्रम सिंह की। तो क्रिकेटर हर्ष विक्रम सिंह बिहार के जमुई में रहने वाले हैं, जमुई के रहने वाले हैं। IPL 2022 में वे भी धमाल मचा सकते हैं। IPL 2021 में ये दिल्ली कैपिटल्स में शामिल थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया, नालंदा सहित सभी जिलों में 300 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है, जहां आप नोटिस को पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदों का विवरण के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में कांस्टेबल 365 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें योग्यता की बात करें तो CSBC के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। जहां आयु सीमा की अगर बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष एवं महिला के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माह के यानी कि महीने के तीसरे सोमवार के लिए तय 2 दर्जन से अधिक विभागों से जुड़ी समस्याओं को कल सुना। इसके लिए बिहार के तमाम जिलों से लोग कल पटना पहुंचे। आपको बता दें कि सुदूरवर्ती जिलों से पटना दरबार में आने के लिए संबंधित जिलों के DM सारी व्यवस्था करते हैं। ऐसे लोगों को रात के वक्त ठहरने के साथ साथ पटना तक पहुंचाने की जवाबदेही DM को ही दी गई है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ ही अपनी शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा देना जरूरी है। जहां ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन के बाद CM सचिवालय से जिनको अपॉइंटमेंट मिलता है वही मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। बिना आवेदन दिए और बिना अपॉइंटमेंट मिले जनता दरबार में आने वालों को मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं तो आपको पहले आवेदन देना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, तब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल सकते हैं और अपनी समस्या को, शिकायत को सुना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रेलवे की एक बड़ी परियोजना साकार हो गई है। बिहार में बन रहा दूसरा रेल टनल का काम पूरा हो गया है और अब नए साल में इस सुरंग से रेल परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। जब बिहार के दूसरे रेल टनल का निर्माण पटना से भागलपुर रेल खंड पर जमालपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। जब मुंगेर जिले में बने इस रेल सुरंग के निर्माण से अब ट्रेनों का परिचालन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संभव हो जाएगा। दरअसल जिस जगह पर रेल सुरंग का निर्माण हुआ है उस रूट पर पहले से ही एक सुरंग है। इसका निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ था। जहां रेल परिचालन को ज्यादा उन्नत और बेहतर करने के लिए रेलवे ने नए सुरंग की जरूरत महसूस की और साल 2019 में नए सुरंग निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। जहां रेल अधिकारियों के अनुसार पूर्व मध्य रेल मालदा डिवीजन में जमालपुर और रतनपुर के बीच बनी दूसरी नए रेल सुरंग से ट्रेनों का परिचालन साल 2022 में हो सकता है। जहां नई सुरंग में रेल पटरी बिछाने का काम हो गया है और अब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य गतिमान है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।